नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की कहानी प्रारंभ होती है वहां से जहां मगध पर, पाटलिपुत्र पर एक व्यक्ति है धनानंद, जो नंदवंश का एक ऐसा क्रूर अत्याचारी राजा था जिसको जनता की समस्याओं की कोई समझ नहीं थी और ना ही उसे प्रशासन से कोई लेना देना था, जिससे कि जनता असंतुष्ट थी, त्रसित थी और एक ऐसे राजा की और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उनके दुखों को समाप्त कर सके। इसी क्रम में चाणक्य जब धनानंद के दरबार में उससे सहायता लेने पहुंचते हैं धनानंद से कि इस समय भारत पर एक विदेशी आक्रमण करता है जिसका नाम है सिकंदर, तो भारत भूमि को रौंदने का सपना देख रहा है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। परंतु वहां मौजूद जो मगध में राजा था, जो कि भोगी, विलासी और अत्याचारी था, जिसे कोई लेना देना नहीं था भारत की भूमि से, तो वह अब चाणक्य का अपमान करता है। और चाणक्य विष्णुगुप्त जिसका नाम है, ये एक बहुत बड़े उस समय के भारत के राजनीतिज्ञ थे, भारत के समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, हम कुछ भी उनके लिए कहें तो वो कम काफी होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने भारत में उस समय आज से 2500 साल पहले एक ऐसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भारत की प्रत्येक व्यवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन मिला है, जिसमें किसी राजा को उल्लेख नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उल्लेख है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, जिसमें मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, विदेशी नीति का उल्लेख है, जिसका यूज आज भी हम कर रहे हैं। आज हम ही नहीं कर, पूरा विश्व उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। तो भारत के लिए अगर संविधान की रचना देखें तो पहले ही आज से 2500 साल पहले लिखी जा चुकी है कि एक राजा और प्रजा के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है। और यही हम साथ सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं चाणक्य की, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके मगध पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वही विशाल साम्राज्य की बागडोर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आई। चंद्रगुप्त मौर्य से सत्ता बिंदुसार और बिंदुसार से अशोक से होते हुए वही शासन सत्ता की बागडोर कुणाल, दशरथ, संप्रति, शाल्व, सुखदेव वर्मन, सदवत, धनमन और बृहद्रथ अंतिम राजा के रूप में दिखाई देती है। और अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। यही शुंग जो कि कहाँ के रहने वाले थे, उज्जैन के रहने वाले थे, जिन्होंने विदिशा को भी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया था। यहाँ विदिशा में शुंग वंश का राजा अग्निमित्र नजर आएगा हमें। तो याद रखिएगा, हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जानकारी के स्रोत की। अगर जानकारी के स्रोत की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें इस पूरे के पूरे जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जानकारी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के निर्माता ही कौटिल्य थे, निर्माता किंग मेकर थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से एक अत्याचारी शासन की सत्ता को समाप्त करके एक शांतिपूर्ण, एक विशाल राजनीतिक एकता की भारत पर स्थापना की थी। इसके बाद मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। मेगास्थनीज कोई और नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य का जब संघर्ष होता है 304 और 5 बीसी में, किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर मौजूद एक यूनानी था, जो भारत भूमि पर फिर से आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसे पराजित कर दिया तो उसकी बेटी हेलेना के साथ विवाह भी करेगा, साथ में उससे हेरात, कंधार, काबुल जैसे प्रांतों को भी दहेज के रूप में प्राप्त करेगा। तो उसी समय वो एक मेगास्थनीज, एक राजदूत के रूप में राजनीतिक संबंधों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सेल्यूकस निकेटर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके पश्चात विशाखा दत्त द्वारा एक किताब लिखी, मुद्रा राक्षस। इसके बाद हेमचंद्र जैन धर्म के अनुयायी, इन्होंने वशिष्ठ परमों किताब लिखी। और सोमदेव द्वारा जो लिखी गई किताब है कथा संसार, जो चैवंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखी। इसके पश्चात हमें इस काल की जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेखों से मिलती है। अशोक ने किस प्रकार के अभिलेख लिखे हैं, तो एक तो बृहद उसने शिलालेख लिखे हैं। शिलालेख मतलब एक पत्थर पर बड़े बड़े लेख। इसके बाद स्तंभ लेख, मतलब कि खम्भों पर लेख बनाए गए, पिलर से बनाकर लेख लिखे गए। तो साथ में वहीं उसने अपने गुफाओं का भी इस्तेमाल लेखों में किया है, लेख के रूप में किया है, गुफाओं का इस्तेमाल लेख लिखने के लिए किया है। इसके पश्चात ही महास्थान, पश्चिम बंगाल और सागौड़ा से भी हमें, गोरखपुर से भी, अन्य लेखों से भी इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखें, जो मायस्थान और सागौड़ा अभिलेख हैं, इनसे उस समय के अकाल की और अकाल के पश्चात दी गई राज सहायता की भी जानकारी हमें मिलती है। तो याद रखें, सबसे पहले अशोक की बात करें कि शिलालेख उसके कितने हैं, तो इसके शिलालेख जो है वो दो प्रकार के हैं, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख को पूछ ले प्रश्न पत्र में, बृहद शिलालेख का संबंध उसकी राजकीय घोषणाओं से है, जबकि लघु शिलालेख का संबंध उसके व्यक्तिगत जीवन से है। किससे बच्चों? उसके व्यक्तिगत जीवन से लघु शिलालेख का। और बृहद शिलालेख का प्रशासन से है, प्रशासनिक राजकीय घोषणाओं से, एक राजा का आदेश क्या है। तो याद रखिए कि उसने ये शिलालेख क्यों लिखवाया, ताकि वह प्रेजेंट रहे हमेशा, जनता के बीच में कम्युनिकेट कर उसके। वो नहीं है, अशोक नहीं है, पर अशोक के शिलालेख क्या कर सके, जनता को मार्गदर्शन प्रदान कर सके कि भाई अशोक ने हमसे क्या कहा था। और ऐसा नहीं है कि शिलालेख ऐसे किसी कोने में रखवा दिए, उसने शिलालेख बीच बाजार में, बीच चौराहे पर और ऐसी जगह स्थापित कराए जहां से लोगों का आना जाना बना रहता था, जहां व्यापारी मार्ग हुआ करते थे, ताकि लोगों को पता चले कि राजा क्या चाहता है। क्योंकि इन शिलालेखों में राजा ने नैतिक नीति
और राजकीय घोषणाओं को नैतिकता से, धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के साथ-साथ उसने नैतिक मूल्यों, नैतिक आदर्शों को अपने राज्य में स्थापित किया था और वह ये चाहता था कि जनता का कर्तव्य क्या है, राजा क्या चाहता है और जनता से क्या चाहता है और राजा की क्या इच्छा है, राजा कैसा है। 261 बीसी में जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के आक्रमण से वो जब हताहत हो गया, तो उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को उसने अपना ही नहीं लिया, बल्कि एक अपना भी धर्म चला उसने, धम्म। धम्म जो शब्द है वो धर्म से ही बना हुआ है, जो प्राकृत भाषा का शब्द है धम्म, जिसका मतलब है एक नैतिक मार्ग, एक ऐसा नैतिक मार्ग जिस पर चलकर हर कोई क्या कर सके, अपने निर्माण या ज्ञान की प्राप्ति कर सके। और इसमें पूरे का पूरे जो धम्म था वो एक श्लोक में कहा गया है, अपस्ने बहु ज्ञाने दया दाने सच्चे सोचे माद विषाद विचार। अर्थात हमें दया करुणा से युक्त जीवन जीना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई कलेश ना हो। हमें पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, शुद्धता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। किसी प्रकार से हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी प्राणी या किसी भी जीव जंतु का हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा अशोक ने कहा। और अपने अभिलेखों को उसने जब लिखवाया है तो बाकायदा इन शिलालेखों में, अब शिलालेखों के पास उसने महामात्र धर्म महामात्रों की नियुक्ति की कि भाई समय समय पर आप क्या करो, जनता को मेरे बारे में बताओ। तो पहला राजा इस समय हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जो जनता को कहीं ना कहीं संवाद कर रहा है। जनता के और राजा के बीच में क्या बना हुआ है, कम्युनिकेशन बना हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब जनता और राजा के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता है तो जनता नियंत्रित रहती है, और जनता जब भी दिशा भ्रमित होती है तो वो वहां मौजूद जो अधिकारी है, जो समय समय पर उस अभिलेखों में लिखे गए लेखों को जनता को बताते होंगे, तो जनता दिशा भ्रमित से बच जाती होगी और फिर से जनता अशोक द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रेरणा भी प्राप्त करती होगी। ये जो 14 शिलालेख है, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से, मनसियारा पाकिस्तान से, कलसी उत्तराखंड से, सोपारा महाराष्ट्र से, गिरनार आपका कहाँ से, गुजरात से, और एरागुडी आंध्र प्रदेश से, और इसके बाद धौली और जौगड़ आपके उड़ीसा से प्राप्त हुए। धौली जौगड़ में उसका कह रहा है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो धौली जौगड़ वहां लिखवा रहा है, क्योंकि वहीं कलिंग का युद्ध हुआ था कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, अर्थात मैंने यहाँ के लोगों को मार भी दिया तो क्या है, इस पर कलेश तो कलंक तो मेरे ऊपर ही लगा है। अगर मैंने अपने पुत्रों का वध भी कर दिया, मेरे बच्चों का वध कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैंने गलत किया, फिर भी अब मैं समझ गया हूँ, मैंने अब धर्म अपना लिया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे अब दिग्विजय करने के लिए युद्ध विजय को छोड़ना है और धर्म विजय मुझे करना है। ये सब इसमें लिखवा रहा है ताकि जनता के बीच में यह मैसेज जाए कि अशोक क्रूर नहीं है, चंड अशोक नहीं है, अशोक एक दयावान व्यक्ति है। इसलिए उसके अन्य जो लेख हैं, अन्य जो लेख हैं व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, उनमें वो कह रहा है कि मैं देवताओं में प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि ले रहा है। अर्थात एक चंड अशोक कैसे देवताओं का प्रिय बन जाता है, ये सब कहानी हम जब अशोक की चर्चा करेंगे राजा के रूप में तब बात करेंगे। आज हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जो हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी पुस्तकें थी, कौन कौन से अभिलेख थे, जिससे कि हमें उस काल की जानकारी के बारे में पता तो रहे कि स्रोत कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मास्की कर्नाटक, भाबरू राजस्थान, हैदरागुडी आंध्र प्रदेश, रूपनाथ कटनी, गुर्जर दतिया, सारो मारो और पनगुड़रिया, ये सब जो अभिलेख हैं इनसे उसकी व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है कि उसका व्यक्तिगत स्तर पर धर्म क्या था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे कौन थे, इन सब की जानकारी मिलती है। इसके बाद स्तंभ लेख की बात करें तो याद रखो बच्चों, वो एक स्तंभ बनवाता था, स्तंभ, और उस इस स्तंभ को पूरे को हम कहते थे गाबदुल्लार कहते थे, गाबदुल्लार। और इस पर उल्टा कमल की पंखुड़ियां बनाई जाती थी, जिसे हम अवलांगमुखी कहते थे, अवलांगमुखी। और इस पर पशु बना दिया जाता था, क्या बना दिया जाता था, पशु की आकृति पीठ का पर बना दी जाती है। ये पीठ का होती थी या बैठक होती थी एक पटे के आकार की, जिस पर वह पशु का अंकन करता था। याद रखें बच्चों, जब वो पशु का अंकन कर रहा है तो हम देखेंगे सारनाथ में हमें 4 शेर दिखाई दे रहे हैं। चारों शेर चारों दिशाओं में बने हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि शेर एक तो निर्दयता का प्रतीक है, साहस का, बल का भी प्रतीक है, और साथ में वो चारों शेर हंसते हुए मुद्रा में है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों शेर हंसते हुए मुद्रा में है। और आज हमारा एम्बलम, नेशनल एम्बलम में, मतलब आज हम उसका इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो ज्ञान और कुछ ना कुछ तो उसमें आदेश लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो संदेश सामने वाले को जा रहा है। जब भी हमारी विदेश नीति में हम किसी से चर्चा करते हैं, क्योंकि विदेश नीति का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है, सप्तांग सिद्धांत का कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। तो याद रखिए, जब भी विदेश नीति में कोई भी हमसे मिलने आता है तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय चिन्ह प्रदान करते हैं। तो 4 शेर देख के व्यक्ति डर जाता है, अरे भैया शेर तो हिंसक है और शेर तो निडर है, और एक हिंसक और निडर व्यक्ति को हमें दे रहे हो, क्या चाहते हो? तो हम कहते हैं भाई मित्रता चाहते हैं, क्योंकि हमारे चारों शेर हंसते हुए मुद्रा में है बच्चों, हंसते हुए मुद्रा में। अर्थात कोई भी पशु हिंसक होने के बाद भी खाने की या वो हिंसा की मुद्रा में नहीं है, या वो गुस्से की, क्रोध की मुद्रा में नहीं, वो एक कैसी मुद्रा में, हंसते हुए मुद्रा में। हम आपसे दोस्ती बल के आधार पर कर रहे हैं, निडरता के आधार पर कर रहे हैं, आप कभी हमें डराने की कोशिश मत करना, याद रखें। तो ये, और हमारे जो शेर हैं वो शांति और समृद्धि के लिए हमने आपको प्रदान किए, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करें बृहद शिलालेख कौन कौन से हैं, तो 7 बृहद शिलालेख हैं, जिसमें कि उसने प्रशासनिक घोषणा और अपने जीवन के बारे में बताया, ठीक है।
राजभूषण दिल्ली मेरठ में था, दिल्ली ले आए पुरुषोत्तम तुगलक, दिल्ली टोबरा ये इसको भी पुरुषोत्तम तुगलक दिल्ली ले आए, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में, रामपुरवा कौशाम्बी प्रयाग उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो लघु शिलालेख सांची है, सारनाथ, रुक्मिणदेही और निगाली सागल है, जिसमें कि लघु शिलालेख है उसकी व्यक्तिगत और उसकी राजकीय घोषणाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात गुफा लेखों की बात करें तो वो है ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को मानता था तो अन्य धर्मों के प्रति वो नकारात्मक व्यवहार करता हो। उन धर्मों को भी उसने अपने राज्य में संरक्षण ही प्रदान नहीं किया, बल्कि संरक्षण ही नहीं प्रदान किया, बल्कि उनको गुरु करने के लिए प्रयास किया। और इसी प्रयास में उसने अजीब संप्रदाय के लिए बिहार में बराबर की पहाड़ी पर सुदामा, कर्ण चौपड़ और लोमस ऋषि और विश्व चौपड़ी जैसी उसने गुफाएं बनवाई, ताकि अजीबक संप्रदाय को भी क्या मिल सके, शरण और संरक्षण मिल सके, गुरु हो सके। और आप सबको पता है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स एक महान अजीबक संप्रदाय के अनुयायी रहा करते थे। और अजीबक संप्रदाय जो है वो नियति बात पर बल देता है, मतलब हमारे कर्मों का हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है वो पहले से ही क्या है कि नियत है, अर्थात हम फ्री में पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो सब पहले से ही क्या फिक्स है। और इस संप्रदाय के जो जनक थे वो मोगलीपुत्र गोसाल हुआ करते थे, ठीक है, जो कठोरता पर बल देते थे। तो इन्होंने बराबर की पहाड़ियों पर गुफा लेख लिखवाया। इसके पश्चात इनके पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुन कौन जो पहाड़ियां हैं बिहार में, वहां पर भी अजीबक संप्रदाय के लिए गोपिका पड़थिका और गोपिका और बड़थिका और बपियका जैसी पहाड़ियों का निर्माण किया, गुफाओं का निर्माण किया, जीवक संप्रदायों के रहने के लिए, संरक्षण के लिए। याद रखें, कल हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की, अशोक की, कुणाल की, दशरथ की, संप्रति की, शालिग्राम की, देववर्मन, सतवर्मन की और बृहद्रथ की। ठीक है, आज हमने इतना ही यहाँ पर छोटी सी वीडियो में जानकारी लेने का प्रयास किया, और हमारा उद्देश्य है कि हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता युक्त ज्ञान प्रदान यहाँ से कर सकें, और आपकी सफलता में हम एक ऐसा प्रयास करें कि आपकी सफलता की दर उच्च हो जाए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, कल राजवंशों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।